नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। अली बुखारी और कानून और आप दोनों आपकी खिदमत में हाजिर। आज 22 फरवरी 2016 को 22 फरवरी 2016 अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पहले अपनी जो अपडेट्स होती हैं, पहले हमारी अपडेट इस वीक की अपॉइंटमेंट्स के बारे में है। अपॉइंटमेंट्स हस्ब मामूल मैं इंशाल्लाह फ्रेंचली ऑफिस में ही करता रहूँगा और थर्सडे को इस जमेरात को इंशाल्लाह बर्मिंघम में लोगों से मुलाकात होगी। सो अगर आप मिलना चाहते हैं बर्मिंघम में लोगों से इस जमेरात को मुलाकात मैं करूँगा। और अगर आप अपॉइंटमेंट्स बुक करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे ऑफिस में फ़ोन करके आप अपॉइंटमेंट्स अपनी बुक कर सकते हैं। अब चलते हैं कुछ अपडेट्स की तरफ और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। आज पहला मेरे क्लाइंट का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे अपना वो लेटर दिखाया जहाँ पे उन्होंने एक घर किराए पे लेने की कोशिश की है और उनके लैंडलॉर्ड की तरफ से उनको एक नोटिस सर्व कर दिया गया। अब उन्होंने होम ऑफिस से पूछा कि जी क्या इनका कोई स्टेटस यहाँ पर है। अब ये क्लाइंट इनके पास यहाँ पे लीगल स्टेटस चल रहा था। उसके बाद इन्होंने एप्लीकेशन डाली है और एप्लीकेशन डाल के अब वो होम ऑफिस से फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी इनके बायोमेट्रिक्स भी मेरा ख्याल हो चुके हुए हैं और लेकिन अभी तक डिसीजन नहीं आया। लेकिन कमाल की बात यह है कि लैंडलॉर्ड ने उनको कह दिया कि जी होम ऑफिस कहता है आपके पास राइट टू रेंट नहीं है, यानी एप्लीकेशन पेंडिंग है, बायोमेट्रिक्स हो चुके हैं, होम ऑफिस के पास अब डिसीजन करने की देर है। और अगर क्लाइंट से पूछा जाए कि जी आपके पास रहने की जगह है कि नहीं, तो उनको ये बता दिया जाता है कि जी मेरे पास रहने की जगह इसलिए नहीं है कि होम ऑफिस अप्रूव नहीं कर रहा कि मुझे कोई प्रॉपर्टी रेंट पे मिले। मेरा ख्याल है कि ये सरासर नाइंसाफ़ी वाली बात है और अगर आप लोगों में से किसी ने इसको अभी तक चैलेंज नहीं किया तो मेरा ख्याल है मुझे ही चैलेंज करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे तो इसमें बिल्कुल सुकून नहीं आ रहा सुन के कि अभी तक इसके ऊपर क्या कर रहे हैं। मैंने कोशिश की है आज उनको समझाने की अपने क्लाइंट्स को कि हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, हम इसको किधर लेके जा सकते हैं और कितना आगे इसको हम कोर्ट्स में चैलेंज कर सकते हैं, किस तरह से चैलेंज कर सकते हैं, क्या टेक्निकलिटीज़ बनेगी, उनको सबको देखेंगे अभी। लेकिन फ़िलहाल कहने का मतलब ये और बताने का मतलब ये कि इस चीज़ के ऊपर अब उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। एक तो मैं ये चीज़ आज डिस्कस करना चाहता था। दूसरी बात, आज के दिन में आज का दिन बहुत बिजी रहा था। सिर्फ आज के दिन में 3 मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आए कि जिनके अपील्स डिसमिस हो चुकी हैं, यानी वो उनको अपील का राइट मिला, वो कोर्ट में गए और कोर्ट में जाके उनकी अपील्स डिसमिस हो गई। अब वो जो अपील्स डिसमिस होकर अब वो ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन बनता है। अब ये तीनों क्लाइंट्स लीगल एड के क्लाइंट्स थे। लीगल एड के वकीलों के पास गए, उन्होंने इनके लिए केसेस को तैयार किया, जिस तरह से भी उन्होंने आगे भेजना था उन्होंने वो केसेस को आगे भेज दिया और वो जाके होम ऑफिस ने रिफ्यूज़ किया, उनको अपील का राइट मिला, कोर्ट में गए, कोर्ट से भी रिफ्यूज़ हो गया और अब इनको ये कह दिया गया कि जी आपके लिए अब लीगल एड फर्दर अप्रोप्रिएट नहीं है, अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपके केस में आपको जान नहीं। मुझे अफसोस सिर्फ इस चीज़ का हुआ। अब उनमें से एक केस के अंदर जो एक बच्चा था उनके साथ, उस बच्चे को यहाँ पे 9.5 साल गुजर चुके हैं और वो बच्चा जब यहाँ पर आया था तो वो 3 साल का था और उस 9.5 साल गुजारने के बावजूद उस बच्चे को रिफ्यूज़ कर देना, मुझे समझ नहीं आती कि कैसे होता है ये, कि किस तरह से वो हो सकता है कि जी वो केस इतना इंपॉर्टेंट और इतना स्ट्रॉन्ग केस वो हार जाए। अब जब वो केस को उठा के देखा तो नज़र ये आया कि उनकी जो बंडल्स थे, जो कोर्ट में एविडेंस दिया गया था, जो उनकी एप्लीकेशंस तैयार की गई थी, उसके अंदर एक बेसिक स्टैंडर्ड कॉपी पेस्ट के अलावा और कुछ नहीं था। उनका ना कोई एविडेंस लगाए गए, ना उनकी कोई आर्ग्यूमेंट्स की गई, ना उनके बच्चों के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी फैमिली फ्रेंड्स के बारे में, उनके स्कूल के बारे में, उनकी जो लाइफ यहाँ पे सेटल्ड है, उनकी कोई एकेडमिक प्रोग्रेशन क्या है, उनके सोशल स्किल्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उनके लिंग्विस्टिक स्किल्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इन सब के ऊपर कोई जिक्र नहीं। अब जाहिर है जब जज उस केस को देखेगा तो जज ने तो इसी बात पे रिफ्यूज़ करना है कि भाई मेरे पास तो जो एविडेंस है उसके अंदर क्या है, ये इंडियन फैमिली है, ये बच्चा इनके साथ आया था जब 3 साल का था, ये उनके साथ ही पला बड़ा है, उन्हीं कल्चर के अंदर पला बड़ा है, कैसे हो सकता है उनकी लैंग्वेज ना बोलता, बिकॉज माँ बाप दोनों लैंग्वेज नहीं बोल सकते इंग्लिश, वो सिर्फ अपनी पंजाबी या हिंदी बोलते हैं। अब अगर वो पंजाबी हिंदी बोल रहे हो तो कैसे हो सकता है कि बच्चा सिर्फ इंग्लिश बोलता है, माँ बाप से बात ही नहीं करता। सो ये तो मैं मानने को तैयार नहीं कि वो लैंग्वेज नहीं बोलता। हाँ, बाकी मुझे क्योंकि और एविडेंस ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया जिसके ऊपर मैं कोई और फैसला कर सकूं। सो मेरा फैसला यही है कि ये बच्चा वापस जाके इंडिया में अभी भी सेटल हो सकता है। अब याद रखेंगे वो बच्चा अब तकरीबन 14 साल का होने वाला है और उसने 3 साल की उम्र से यूके में टाइम गुजारा है। अब ये तो सरासर ज्यादती वाली बात आ जाती है कि आप इस तरह के एक केस को जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं, आप सिर्फ एक लैक ऑफ प्रेपरेशन की वजह से लूज कर दें जाके। सिर्फ इसको कहने का मकसद, ये आज 3 केसेस जिनकी मैं बात कर रहा हूं,
इन तीनों केसेस के अंदर मैंने उनको यही कहा कि जी मैं अब इसके अंदर कुछ आपसे वादा नहीं कर सकता हूं, बिकॉज आपके केस को जिस तरह से पिट पिटा के जज ने बाहर फेंका है उसके अंदर कुछ खास चीज छोड़ी नहीं है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी आपकी जीरो है, आपके एविडेंस कुछ नहीं है। अब आगे हम जाते हैं तो एरर ऑफ लॉ के ऊपर जा सकते हैं सिर्फ, कि इसके अंदर जज ने कानून को अप्लाई करने में गलती की, सिर्फ उस पॉइंट के ऊपर आप आगे जा सकते हैं। और अगर आपका एविडेंस ही नहीं तो फिर आप उस एरर ऑफ लॉ को कैसे निकालेंगे वहां से? वो बहुत मुश्किल हो जाता है। कहने का इसको जो ये सारा किस्सा आपके सामने बयान करने का जो मकसद था वो ये, अगर अपील का राइट मिला है तो उस अपील के राइट का पूरा पूरा फायदा उठाइए, अपनी अपील को सही तरह तैयार कीजिए, अपनी अपील के लिए पूरा अपना एविडेंस लगाइए, मेक श्योर करें कि आपके पास बहुत सॉलिड किस्म की तैयारी है जब आप कोर्ट में जाते हैं। आपको यह मौका बार बार नहीं मिलता, और अगर आपको यह मौका मिल रहा है तो उसका पूरा पूरा फायदा उठाइए। नाज़रीन, अब अपने सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अली भाई, मेरा नाम अहमद है और जी। 3 सवाल है मेरे। बताइए अहमद साहब। जी पहला सवाल ये है कि लेक्सी फील्ड असाइलम में दिसंबर 2011 में डीएलआर मिली थी और एक्सटेंशन अप्लाई की थी नवंबर 2014 में, जो मिली मई 2014 में, यानी 7 मंथ का डिले आ गया। ठीक है। तो अभी आईएलआर लॉजिकली ड्यू है दिसंबर 2017 में लेकिन वीजा एक्सपायर हो रहा है मई 2018 में। तो मुझे आईएलआर जो है दिसंबर में अप्लाई करनी चाहिए या वीजा एक्सपायर होने से 28 दिन पहले, जैसे फॉर्म में लिखा हुआ है कि आप 28 दिन पहले अप्लाई करें? ये पहला सवाल है जी। और दूसरा सवाल ये है कि जैसे मैं इधर रॉन्ग पासपोर्ट पे आया था, तो मैंने जब असाइलम क्लेम किया था 2002 में तो डिक्लेयर कर दिया था कि मैं रॉन्ग पासपोर्ट पे आया, लेकिन मैंने असाइलम अप्लाई किया जी। और उसके बाद मेरा असाइलम फ्लॉप हो गया था। फिर लेक्सी में डीएलआर मिली थी। तो लॉजिकली तो क्या ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता कि जब हम आईएलआर अप्लाई करेंगे तो वो पूछेंगे ना कि आपकी कोई क्रिमिनल ऑफेंस है? नो नो नो। एक्सटेंशन में तो मैंने नो नो किया था, वो एक्सेप्ट हो गया। तो क्या ये क्रिमिनल ऑफेंस में आता है जो हम फेल्ड असाइलम रहे, या क्योंकि होम ऑफिस में कुछ पता नहीं चलता, वो रॉन्ग पासपोर्ट पे आया था जो कि मैंने डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है। तो और बताइए, अगला सवाल बताइए। तो ये रॉन्ग फॉल्स इंफॉर्मेशन या वो जो आ जाती है ना फॉल्स रिप्रेजेंटेशन में तो नहीं आता कैटेगरी में। और तीसरा सवाल ये है कि मैंने नेशनल पासपोर्ट अप्लाई कर दिया, बनवा लिया है, तो क्या मुझे अभी उनको नेशनल पासपोर्ट की फोटोकॉपी भेजनी चाहिए या आईएलआर के साथ भेजनी चाहिए? ये 3 सवाल है। ओके, चलें। जो आप पासपोर्ट की बात कर रहे हैं, मुझे वो खास कोई आपका समझ नहीं आया कि आपने अगर नेशनल पासपोर्ट अपना बनवा लिया है तो उसको अभी भेजने की क्या जरूरत बनती है? क्या होम ऑफिस को क्या जरूरत है आपके पासपोर्ट की? कोई जरूरत नहीं है ऐसी। सो आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो आपके तीसरे सवाल का जवाब ये है कि आपको अभी पासपोर्ट कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। जब आपने अपनी आईएलआर के लिए अप्लाई करना है उसके साथ अपना पासपोर्ट भेजिएगा, एंड दैट्स इट। दूसरा सवाल, अब चलते हैं आपके पहले सवाल के ऊपर। आपने बताया कि आपको लेगेसी में 2011 में डीएलआर मिली 3 साल की। वो 3 साल की आपकी जो लीव खत्म हो रही थी, आपने एक्सटेंशन अप्लाई की नवंबर 2014 में, और उसके बाद आपको उसके ऊपर 3 साल की जो डिस्क्रिप्शन लीव मिली वो आपकी चल रही होगी। अब मई 2014 से आपको मिली तो उन्होंने 2017 तक का आपको टाइम दिया होगा। उसके ऊपर आपको जो अपना टाइम पूरा करना है, आपने उसको 2011 में जब आपको वो लेगेसी जब आपको डीएलआर मिली, अगर आपको दिसंबर में मिली या आपको नवंबर में मिली, आपने वहां से टाइम, फॉर एग्जांपल आपको 1 दिसंबर 2011 को आपको मिल गया वो, ठीक है जी। आपने वहां से पूरे अपने 6 ईयर्स कंप्लीट करने हैं। आपने वो जो टाइम आपका बीच में एक्स्ट्रा खर्च हुआ है, जो आपने नवंबर 2014 से नवंबर 2000, हाँ जी, जो आपने मई तक इंतजार किया, जो आपने बताया 7 महीने का टाइम था, उस टाइम की आपने फिक्र नहीं करनी, बिकॉज वो टाइम सारा आपका सेक्शन 3C से कंटिन्यूड हो जाता है। सो उसके अंदर इशू नहीं है। आपने जब अप्लाई करना है, जब आपका टाइम कंप्लीट हो रहा होगा, 6 साल आपके कंप्लीट हो रहे होंगे, आप उस क्वालिफाइंग पीरियड से 28 दिन पहले अप्लाई कर सकते हैं। उस 28 दिन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं करना कि जी मैं 3 महीने पहले अप्लाई कर लूँ, ये नहीं करना, या इसकी ज़रूरत नहीं कि जी मेरे जब 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे मैं उसके बाद ही अप्लाई करूँ। आप उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन क्वालिफाइंग पीरियड जो आपका बनता है दैट इज अप टू 28 डेज बिफोर द डेट जहाँ पे आप क्वालिफाई कर रहे हैं। ओके, सो आपने जिस चीज पे चलना है, आपने उसी डेट को देखना है। जब आपको पहली, फॉर एग्जांपल आपको जो पहली डिस्क्रिप्शन लीव आपको जो मिली, वो आपको मिली अगर 1 दिसंबर 2011 को, अब वहां से आप 6 साल आगे लगा लीजिए, जहां पे वो टाइम आपका कंप्लीट होता है वहीं पे मिलेगा। जो आपका दूसरा सवाल था कि जी आप असाइलम आपने किया था 2002 में गलत पासपोर्ट के ऊपर, क्या वो क्रिमिनल ऑफेंस है? क्रिमिनल ऑफेंस सिर्फ तब बनता है जब आपको चार्ज किया जाता है और आपको कन्विक्ट किया जाता है। अगर आपकी कोई कन्विक्शन नहीं है तो फिर आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है।
अब आपको अगर ये फिक्र है कि जी होम ऑफिस इस चीज़ पे पकड़ लेगा आके कि जी आपने गलत पासपोर्ट पे आए थे, ये किया था, वो किया था, आपने आके उसको डिक्लेयर किया, आप कहीं पकड़े नहीं गए उसके ऊपर, आप कहीं छुपे नहीं हुए थे, आपकी कोई कन्विक्शन नहीं हुई, आपको कोई चार्ज नहीं किया, आपको कोई वार्निंग नहीं मिली, जब कुछ नहीं है इट डज़ नॉट कम विद इन क्रिमिनल बिहेवियर, सो आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और अच्छा, बेस्ट ऑफ लक जी। नजीम, पहली ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर अपना सवाल जवाब का सिलसिला आगे और बढ़ाएंगे फिर।